हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बी फर्स्ट वे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है 13.7 मिलियन वर्ष पहले हुई है। ठीक है, 13.7 मिलियन ईयर्स अगो। अब उसमें सबसे पहले तारे बने, सौरमंडल बने, फिर ग्रह बने, उपग्रह बने। इस तरह जो है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब चूँकि हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति, तो आइए सबसे पहले पृथ्वी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है हमारे सौरमंडल का एक भाग है। सौरमंडल क्या होता है? एक सूर्य एवं उसके जो परिवार के सदस्य हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सभी मिलकर एक सौरमंडल की रचना करते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदि को सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। तो जिस तरह हमारे सौर परिवार में एक सूर्य और वर्तमान में 8 ग्रह हैं, इस तरह न जाने ब्रह्मांड में कितने सौर परिवार होंगे। तो हमारे जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। सबसे निकट है बुध, सेकंड उसको मरकरी बोलते हैं, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून। इस तरह 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे। प्लूटो नाम का जो ग्रह था वह बहुत छोटा था आकार में, इसलिए उसको 2006 वैज्ञानिक सभा में यह निर्णय लिया गया कि इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। तो 2006 के बाद हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह माने जाते हैं। तो उसमें जो पृथ्वी है हमारा सबसे अनोखा ग्रह है। अनोखा ग्रह क्यों है? क्योंकि केवल पृथ्वी ही अब तक एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसके अलावा अब तक किसी भी ग्रह पर जीवन संभव ज्ञात नहीं है। तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक प्रमुख ग्रह है जो सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर, कितना 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है स्थित है। यानी कि जो सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की औसत दूरी है कितनी है? वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट है MCQ की दृष्टि से। और जो इसकी अधिकतम दूरी होती है वो लगभग 15 करोड़ 20 लाख के आसपास होती है। और जो न्यूनतम दूरी होती है वो 14 करोड़ 20 लाख के आसपास होती है। लेकिन जो एवरेज दूरी है हम केवल उसी को नोट करेंगे। तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल के साथ ही हुई है। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हुआ है। 1745 में कास्ते द बफन नामक फ्रांसीसी विद्वान ने
पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपनी तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उसके बाद अनेक विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पनाएं एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। इसे बात करते हैं। सबसे पहले कांट की वायु राशि, इसको कांट की गैसीय राशि भी कहते हैं। गैसियस मास थ्योरी ऑफ कांट क्या है? गैसियस मास थ्योरी ऑफ कांट। इसका प्रतिपादन कांट ने, जो कि एक जर्मन विद्वान थे या जर्मन भूगोलवेत्ता थे। एक और बात, जो कांट भूगोलवेत्ता हैं उनको आर्म चेयर यानी कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहा जाता था। ठीक है। तो जो कांट थे उन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1755 में। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार आधार पर किया गया था। जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ छोटे छोटे कणों के रूप में उपस्थित थे। यानी कि शुरू में जो ब्रह्मांड था या उसमें जो कण थे वो छोटे छोटे कणों के रूप में स्थित थे, जो अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन थे। ठीक है भाई, बहुत ही कठोर थे, शीतल थे और गतिहीन थे। इंपॉर्टेंट है ये। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक दूसरे से टकराने लगे। फिर उसने कहा कि जब वे अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन थे तो उनमें अचानक से गुरुत्वाकर्षण के कारण टकराने लगे और उनमें ऊष्मा एवं भ्रमण गति उत्पन्न हो गई। देखो, कांट ने सबसे पहले तो कहा है कि वे गतिहीन थे, शीतल थे, कठोर थे। फिर उसने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनमें वो टकराए और उनमें ऊष्मा उत्पन्न हो गई और उनमें जो भ्रमण गति यानी गति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार मूल रूप से जो ठंडा एवं गतिहीन पदार्थ था वह कालांतर में बड़ा और उष्ण नेबुला बन गया। अंततः एक विशाल गैसीय पिंड यानी कि निहारिका यानी कि नेबुला की उत्पत्ति हुई। निहारिका यानी नेबुला की उत्पत्ति घूर्णन गति के कारण ऊष्मा में वृद्धि हुई। यानी कि निहारिका की अत्यधिक गति, जब घूर्णन गति उसमें अत्यधिक हो गई निहारिका में, तो उसमें ऊष्मा में वृद्धि हुई, जिस कारण अब केंद्रीय बल तो अधिक हो गया अभिकेंद्रीय बल के मुकाबले। इस तप्त एवं घूमते हुए निहारिका से गोल आकार के 9 छल्ले निकले और अंततः यही 9 छल्ले 9 ग्रहों में बदल गए। मूल निहारिका का जो भाग बच गया था उससे सूर्य का निर्माण हुआ। इस प्रकार कांट के अनुसार अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में छल्ले के रूप में नेबुला से अलग हुए पदार्थों के अतिक्रमण एवं एकीकरण के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है एक फेमस कोटेशन है कांट की। कांट का कहना था कि मुझे पदार्थ दो और मैं उससे विश्व का निर्माण कर दूंगा या करूंगा। गिव मी मटेरियल एंड आई विल क्रिएट यूनिवर्स फ्रॉम इट। ठीक है, यानी कि गिव मी मटेरियल एंड आई विल क्रिएट यूनिवर्स फ्रॉम इट। अब इसके कुछ दोष हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पहले परिकल्पना और सिद्धांत में क्या अंतर होता है। परिकल्पना तो उसे कहते हैं जैसे किसी प्राचीन समय में कोई घटना घटी और उस पर विभिन्न मत दिए गए हैं, वो केवल कल्पना के आधार पर होते हैं, उसे कहते हैं परिकल्पना। और जो सिद्धांत है कोई प्राचीन घटना पर ही आधारित होती है, लेकिन उसके संबंध में या उसके एवज में कुछ प्रूफ दिए जाते हैं, कुछ साक्ष्य दिए जाते हैं, तो उसको सिद्धांत कहा जाता है।
तो यहाँ पे कुछ दोष हैं इसके सिद्धांत परिकल्पना के। फर्स्ट है कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुरू में कहा था ना इसने, कांट ने, कोई आपस में टकराव हुआ तो उसमें टकराव से उस ऊष्मा और गति उत्पन्न हो गई। लेकिन वर्तमान समय में यह सिद्ध हो चुका है कि आपसी टकराव से परिभ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड नंबर है कि कांट की यह धारणा कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई गलत है, जबकि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि यदि आकार बढ़ता है तो गति बढ़ती है। तो इस दृष्टि से भी यह सिद्धांत गलत है। लेकिन कुछ भी हो, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन समय का यह सिद्धांत, जो ये परिकल्पना है, बहुत ही प्रमुख थी, बहुत ही समय तक यह प्रचलित रही। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।